अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तक़बाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि सीटेट की तैयारी किस तरह करें, कौन सी किताबों का मुताला करें, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं। ये तमाम मालूमात मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए तालीमी इस्तिलाहात लेकर हाजिर हुआ हूँ, यानी ऐसे अल्फाज जिसके हमें माने मालूम होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि इम्तिहान में अगर हम सवालात ही समझ नहीं पाए तो हम जवाबात बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। इसलिए आइए मैं आज आपके लिए हिंदी प्लस उर्दू दोनों में अल्फाज के माने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह वजाहत भी करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि ये अल्फाज आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो CDP का सेक्शन हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। और उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज हिंदी, इन तमाम के अंदर ये पेडागोजी के सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो नाजरीन, बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, पहला है आमुजिश। आमुजिश हिंदी में कहते हैं उसे अधिगम। हिंदी में कहते हैं अधिगम। आमुजिश से मुराद है नाजरीन के सीखना। आमुजिश कहते हैं सीखना। ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान इल्म, महारत और रवैयों की तब्दीली लाता है। मतलब इंसान में तब्दीली पैदा होती है, वो सीखता है, अधिगम। और उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण। हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, उर्दू में जिसे कहते हैं माल जाती तदरीस, उसे और इस्लाही तदरीस भी कहते हैं। इस्लाही तदरीस ऐसी तदरीस जब उस्ताद बच्चों की कमज़ोरियों का पता लगाने के बाद उन्हें दोबारा पढ़ाता है या उनकी इस्लाह करता है तो उसे माल जाती तदरीस कहते हैं। क्या कहते हैं? माल जाती तदरीस। कब? जब उस्ताद बच्चों की कमज़ोरियों का पता लगाने के बाद उन्हें दोबारा पढ़ाता है। तीसरे नंबर पर है नाजरीन इक्तिसाब। इक्तिसाब उसे तहसील भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अर्जन करना, यानी ये भी सीखने से ही मुराद लिया जाता है नाजरीन। इक्तिसाब का मतलब होते है सीखना। लेकिन यहाँ पर ये बात वाज़े कर दूँ मैं आपको कि ये जो इक्तिसाब है ये मादरी ज़बान से कनेक्टेड है, यानी किसी चीज़ को कुदरती माहौल में बग़ैर किसी ख़ास कोशिश के सीखना, तब इंसान का इक्तिसाब होता है, यानी मादरी ज़बान की हासिल होता है, तहसील होती है मादरी ज़बान की। तो याद रखिएगा, आमुजिश में और इक्तिसाब में आप फ़र्क समझ गए होंगे। इक्तिसाब सिर्फ मादरी ज़बान के लिए इस्तेमाल होगा और बाकी तमाम चीज़ें जो हम सीखते हैं वो अधिगम होता है, आमुजिश होती है। याद रखें। उसके बाद है अंदाज़ा क़द्र। क़द्र यानी क़द्र पैमाई। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे इसे मूल्यांकन कहेंगे। मूल्यांकन, अंदाज़ा क़द्र यानी तालिब इल्म की कारकर्दगी की जांच करना, उसने कितना सीखा है। बिल्कुल सही। उसके बाद आइए संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक देखिए, हिंदी में ये लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलेगा आपको, ख़ास करके CDP सेक्शन में और लैंग्वेजेस में। संज्ञानात्मक यानी इदराकी या वकूफ़ी। इदराकी या वकूफ़ी सलाहियत के बारे में बार बार सवालात आपके नज़रों से गुजरे होंगे नाजरीन। इसका मतलब समझ लीजिएगा। इदराकी कहेंगे, इसका ताल्लुक़ है दिमाग, सोचने समझने और इल्म हासिल करने की सलाहियत से। जी हाँ। उसके बाद है तश्कीली अंदाज़ा क़द्र, यानी तश्कीली क़द्र पैमाई जिसे कहेंगे हम। रचनात्मक मूल्यांकन, इसका मतलब होगा कि वो इम्तिहान जो साल या टर्म के दरमियान में लिया जाता है, जिसे हम शशमाही भी कहते हैं। जैसे कि CC1 जो होता है, जिसे साल के दरमियान में लेते हैं, उसको कहेंगे हम तश्कीली अंदाज़ा क़द्र। उसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी वो जांच जो पढ़ाने के दौरान साथ साथ होती रहती है ताकि बच्चों की बेहतरी की जा सके, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आइए, उसके बाद है तरसील। तरसील कहते हैं संप्रेषण हिंदी में कहते हैं, उर्दू में तरसील। तरसील का मतलब होगा नाजरीन कि अपनी बात, पैगाम या ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने का अमल, इरसाल करना, यानी कम्युनिकेशन, जिसे साफ कह सकते हैं हम, कम्युनिकेशन। आइए, उसके बाद है तकमीली अंदाज़ा क़द्र। उसके बाद है तकमीली अंदाज़ा क़द्र। तकमीली अंदाज़ा क़द्र का मतलब नाजरीन यानी वो इम्तिहान जो
साल के आखिर में लेते हैं हम, जैसे सालाना इम्तिहान जिसे कहते हैं, समेटिव असेसमेंट जिसे कहेंगे, हिंदी में उसे कहेंगे नाज़रीन योगात्मक मूल्यांकन। आइए उसके बाद है अंदाज़े नज़र यानी उपागम जिसे कहते हैं, हिंदी में उपागम, यानी इसके मतलब किसी मसले या मौजू को देखने और समझने का तरीक़ा या नज़रिया, यानी किसी मसले को देखने का तरीक़ा, जिसे इंग्लिश में इसे कहेंगे अप्रोच जिसे कहेंगे नाज़रीन। उसके बाद आइए इस्लाही अंदाज़े क़द्र या तशख़ीस किसे कहेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन। जी हाँ, देखिए समझ में आ रहा है हमें, बहुत ही आसान है ये। इस्लाही अंदाज़े क़द्र यानी इस्लाही नुक्ते नज़र से बच्चों की पढ़ाई में आने वाली मुश्किलात की वजह की मालूमात लेना और उसका डायग्नोस करना, यानी डायग्नोस्टिक तरीक़ा जिसे कहेंगे, तशख़ीस करना उसकी। उसके बाद है हवासे ख़म्सा, इंद्रियाँ जिसे कहेंगे, हवासे ख़म्सा। जी हाँ, आप लोग जानते हैं इंसान के 5 हवास है, देखना, सुनना, सूंघना, छींकना और छूना। उसके बाद है तदरीस, ये तो आप जानते हैं शिक्षण, यानी पढ़ाना या सिखाने का अमल। उसके बाद है सियाक व सबाक, संदर्भ जिसे कहेंगे हिंदी में, यानी बात का पस मंज़र या वो हालात जिनमें से कोई बात कही गई हो उसे बोलेंगे कंटेक्स्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद है तरगीब यानी तहरीक, अभिप्रेरणा जिसे कहेंगे अभिप्रेरणा। तहरीक से मुराद है नाजरीन किसी काम को करने का जज्बा, अंदरूनी ख्वाहिश होना, यानी मोटिवेशन मिलना हमें, उसे कहेंगे तरगीब या तहरीक। अभिप्रेरणा, याद रखिए हिंदी में उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। ये अल्फाज भी बार बार इस्तेमाल होते हैं पेडागॉजी सेक्शन में। उसके बाद है समय ज़राए, श्रव्य सामग्री, यानी सुनने से मुराद है ये, यानी समय ज़राए यानी पढ़ाने की वो चीज़ें जिन्हें सिर्फ सुना जा सके, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर। उसके बाद है इस्तखराजी तरीक़ा। जी हाँ, ये बहुत बार पूछा गया इम्तिहान में, जिसे हिंदी में कहते हैं निगमन विधि, इस्तखराजी तरीक़ा। नाज़रीन बहुत ही आसान अल्फाज में मैं समझाऊँ आपको, इस्तखराजी तरीक़ा यानी क्या। इस्तखराजी तरीक़ा यानी पढ़ाने का वो तरीक़ा जिसमें पहले उसूल बताए जाते हैं और बाद में मिसालें दी जाती है। पहले उसूल बता दिए जाते हैं, बाद में उसकी मिसालें दी जाती है, उसे कहेंगे इस्तखराजी तरीक़ा, याद रखिएगा आप। उसके बाद है बसरी ज़राए यानी दृश्य सामग्री, यानी विजुअल से मुराद है नाज़रीन, ये देखने से मुराद है, यानी पढ़ाने की वो चीज़ें जिन्हें देखा जा सके, जैसे चार्ट, नक्शा या तस्वीर। उसके बाद है इस्तखराई तरीक़ा। ये 2 तरीक़े आप याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा नाज़रीन, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी पेडागॉजी सेक्शन में हो, कोई और मजमून का हो या फिर लैंग्वेजेस में हो। निगमन विधि और आगमन विधि, याद रखिएगा। आगमन विधि यानी इस्तखराई तरीक़ा। इस्तखराई तरीक़े से मुराद है कि पढ़ाने का वो तरीक़ा जिसमें पहले मिसालें दी जाती है और फिर बाद में उसूल अख्ज़ किए जाते हैं। बिल्कुल उलट, इस्तखराजी तरीक़े का उलट। इस्तखराजी तरीक़े में पहले क्या है कि वहाँ पर पहले उसूल बताए जा रहे हैं और बाद में मिसालें दी जा रही है, लेकिन इस्तखराई तरीक़े में पहले मिसालें दी जा रही है और बाद में उसूल बताए जा रहे हैं। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए समय व बसरी वसाइल भी कहते हैं हम इसको, समय बसरी ज़राए, श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी ऐसी चीज़ें जो सुनने और देखने दोनों के काम आए, जैसे टेलीविज़न या वीडियो। उसके बाद है देखिए कसीर लिसानियत, ये अल्फाज भी आपको बार बार पेडागॉजी सेक्शन में सुनने को मिलेगा, समझिएगा। बहुभाषिकता जिसे कहते हैं, बहुभाषिकता यानी कसीर लिसानियत। लिसान से मुराद होता है नाज़रीन ज़बान, लिसान कहते हैं ज़बान को, यानी क्लास में एक या ज़्यादा ज़बानों का मौजूद होना या इस्तेमाल होना, या उसे एक वसीला समझना, बहुत सारी ज़बानों के साथ पढ़ाना, उसे बोलेंगे कसीर लिसानियत। उसके बाद है शमूलियाती तालीम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समावेशी शिक्षा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है सिटेट में, इस यहाँ से समावेशी शिक्षा से एक सवाल ज़रूर बनता है यहाँ पर। इंशाल्लाह इसको आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी इसके मायने समझ लेते हैं। देखिए शमूलियाती तालीम क्या होती है, समावेशी शिक्षा यानी ऐसी तालीम जिसमें आमतौर पर बच्चों और माजूर या खुसूसी बच्चों को एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। किसे कहते हैं, ऐसी तालीम जिसमें आम बच्चों को उनके साथ साथ पर्सनल डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, माजूर बच्चे,
या खुसूसी बच्चे, स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। देखिए नाज़रीन, उन्हें स्पेशल चाइल्ड्स को एक ही क्लास में साथ में पढ़ाना, उन्हें कहेंगे शमूलियाती तालीम। उसके बाद है ज़ू लिसानियत। लिसान से मुराद है ज़बान, ज़ू के माने होते हैं डबल, यानी क्या बोलेंगे उसे हिंदी में, द्विभाषिकता, द्विभाषिकता। ज़ू लिसानियत, ज़ू लिसानियत से मुराद है कि दो ज़बानें बोलने या जानने की सलाहियत, दो ज़बानें बोलने की या जानने की सलाहियत। ये अल्फाज आपको बार बार सुनने को मिलेंगे नाजरीन, हमें समझना होगा। अगर हम समझेंगे तो पेपर आसानी से हल कर सकेंगे। उसके बाद देखिए मुसलसिल और जामे, यानी सतत एवं व्यापक। मुसलसिल हमा गैर खद्र पैमे, जो हमने पढ़ा है, ट्रेनिंग्स में भी देखा है। सतत एवं व्यापक, जिसे ऐसे निज़ाम जिसमें बच्चों की जांच साल भर लगातार हर पहलू होती रहती है। जैसे देखिए उसे CCE कहेंगे, इसे CCE कहेंगे, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंशन एवेल्यूशन। जी हाँ। उसके बाद आइए तामीराती नज़रिया, रचनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम किससे कहते हैं नाज़रीन? तामीराती नज़रिया यानी ये ऐसा नज़रिया है जिसमें बच्चे अपना इल्म खुद तामीर करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मेथड, जी हाँ, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव मेथड। आइए उसके बाद है कि माउन आमोजिश होना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक हुई टाइपिंग में। माउन आमोजिश यानी सुगमार करता। देखिए उसके बाद है माउन आमोजिश, उसे कहेंगे सुगम करता, सुगम करता। यानी इसका मतलब ऐसा हो गया कि उस्ताद का वो किरदार जिससे बच्चों के लिए सीखने के अमल को आसान बनाना, फैसिलिटेटर जिसे बोलेंगे, फैसिलिटेटर। माउन आमोजिश यानी फैसिलिटेटर, याद रखिएगा। उसके बाद तलफ़ुज़, उच्चारण, जिसे आप बिल्कुल जानते हैं, अल्फाज को सही आवाज़ के साथ अदा करना, उसके बोलेंगे उच्चारण, तलफ़ुज़। उसके बाद है मफ़रूज़ात, परिकल्पना, परिकल्पना जिसे कहेंगे यानी किसी तहक़ीक़ या मसले के हल के लिए पहले से क़ायम कुर्दा ख़याल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस जिसे कहेंगे। जी हाँ नाज़रीन, हाइपोथेसिस कहेंगे किसी तहक़ीक़ या मसले के हल के लिए पहले से क़ायम कुर्दा ख़याल, जिसे कहेंगे परिकल्पना। आइए उसके बाद है जज्बाती, भावनात्मक, जिसको बोलेंगे जज्बाती। एहसासात और जज्बात से मुताल्लुक़ है ये चीज़। उसके बाद है नफ्सी हरकी, मनोगात्यात्मक, मनोगात्यात्मक जिसे कहेंगे नफ्सी हरकी। तो इसकी वजाहत ऐसी है नाज़रीन कि ऐसी सरगर्मियाँ जिनमें दिमाग और जिस्मानी हरकत दोनों शामिल हो, यानी ऐसी सरगर्मियाँ जिनमें दिमाग और जिस्मानी हरकत दोनों शामिल हो, इसको बोलेंगे साइकोमोटर्स। जी हाँ, साइकोमोटर्स कहते हैं इसको। आइए उसके बाद हक़ तालीम, शिक्षा का अधिकार। हक़ तालीम जो RT एक्ट है उसे कहते हैं नाज़रीन, तालीम हासिल करने का क़ानून 2009 में बनाया गया था, जिसे 2010 में शायद नाफिज किया गया। आइए उसके बाद देखिए ज़बान और ख़वाइस से मुताल्लिक़ कुछ लफ्ज़ हैं, जैसे जिन्स, जिन्स कहेंगे लिंग को, हिंदी में लिंग कहते हैं उसे। जिन्स, जिनसे मुराद है मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करना, जेंडर जिसे कहेंगे। उसके बाद है वसीला, स्रोत, हिंदी में कहते हैं उसे स्रोत। वसीला, वसीले से मुराद है वो ज़रिया जहाँ से मालूमात या इल्म हासिल की जा सकती है, जिसे सोर्स कहेंगे इंग्लिश में। उसके बाद है ज़बान की महारतें, भाषा और कौशल्य। जी हाँ नाज़रीन, इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा, इंशाल्लाह पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। ज़बान की महारतें, वहाँ से भी सवालात बनते हैं, तीनों चार महारतें हैं ज़बान की, इंशाल्लाह वो पूरा मैं डिटेल्स में पढ़ाऊँगा आपको। पहले इसकी वजाहत कर लेते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW जिसे कहेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आइए उसके बाद सिफत, सिफत यानी विशेषण, सिफत यानी वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की खूबी या खामी बयान करें। उसके बाद है देखिए तहसीली महारत, हुसूली या अग़ज़ी महारत। देखिए पेपर में कंफ्यूज करने के लिए उर्दू के मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, कभी हुसूली पूछेगा, कभी तहसीली पूछेगा। तहसीली महारत जिसे ग्रहणात्मक कौशल्य कहते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ऐसे हुआ कि वो महारतें जिनके ज़रिए हम इल्म हासिल करते हैं। ये देखिए ख़ास करके दो चीज़ें हैं इसमें, ग्रहणात्मक कौशल्य में मैं बता दूँ आपको, सुनना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसकी तफसील इंशाल्लाह जब चैप्टर्स आएगा वो, उसमें ज़रूर मैं आपको बताता चलूँगा। बुलंद ख़्वानी आप बिल्कुल जानते हैं,
बुलंद ख्वानी यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ना, ज़ोर की आवाज़ निकाल कर पढ़ना, उसे हिंदी में कहेंगे सस्वर पठन, सस्वर पठन। जी हाँ। उसके बाद है तामीरी यानी तख्लीकी महारत। देखिए कभी तामीरी महारत पूछता है, कभी तख्लीकी महारत, एक ही बात है नाजरीन, याद रखिएगा आप इसे। रचनात्मक जिसे कहेंगे ये अभिकी महारत या उसे कहेंगे रचनात्मक। रचनात्मक ये तामीरी यानी कंस्ट्रक्टिव नाजरीन, मैंने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था आपको कि वो महारतें जिनके ज़रिए हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज़ें को शुमार होता है, बोलना और लिखना का, बोलना और लिखना। गुणात्मक में कौन सा होता है, उसमें होता है सुनना और पढ़ना, और इसमें रचनात्मक में होता है बोलना और लिखना। याद रखिएगा बोलना और लिखना होता है। इंशाल्लाह इसका डिटेल्स को पढ़ेंगे हम। आइए उसके बाद है, बाद का लफ्ज़ है खामोश मुताला, मौन पठन। मौन पठन यानी बग़ैर आवाज़ निकाले हुए दिल के दिल में पढ़ना, या मतलब ताकि उसका मतलब समझा जा सके। और उसके बाद है कौमी दरसियात का खाका, ये एक पूरा चैप्टर दिया गया है नाजरीन। ये जो एनसीएफ है, एनसीएफ का एक पूरा एक चैप्टर है जो आपको जितनी भी पेडागॉजी है उनमें सब में ये सवाल आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में पूछे, हिंदी में पूछे, ये सवाल आता ही है एनसीएफ पे रिलेटेड। एनसीएफ यानी क्या, कौमी दरसियात का खाका, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे कहेंगे, जो तालीम की पॉलिसी और निसाब तय करता है कि कैसा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। जी हाँ। उसके बाद है खुशखत तहरीर, सुलेख, सुलेख कहेंगे, खुशखत तहरीर को कहेंगे सुलेख। सुलेख में देखें, सुलेख का मतलब होता है खुशखत तहरीर, खूबसूरत और साफ लिखाई, हिंदी इंग्लिश में जिसे कहेंगे कैलीग्राफी। उसके बाद है से लसानी फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, से लसानी फार्मूला। इसके बारे में भी सवालात आते हैं एग्ज़ाम में, यानी स्कूलों में 3 ज़बानें पढ़ाने की पॉलिसी। जैसे कि देखिए सबसे पहले मादरी ज़बान, दूसरी हिंदी या अंग्रेज़ी हो सकती है, और एक जदीद ज़बान यानी इंग्लिश जैसे हम ले सकते हैं। आइए उसके बाद है नकल करना, अनुलेखन, नकल करने को कहते हैं अनुलेखन। जी हाँ नाज़रीन, याद रखिएगा हिंदी अल्फाज अनुलेखन कहते हैं नकल करने को, देखकर हूबहू लिखना जिसे कहेंगे नकल करना। साबिक़ा मालूमात यानी पूर्व ज्ञान, ये तो हम जानते ही हैं। पूर्व ज्ञान यानी वो इल्म जो बच्चे पहले से मालूम है और जिसके बुनियाद पर वो नए सबक को पढ़ाते हैं, हम उनकी साबिक़ा मालूमात हासिल करके नए सबक की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद इमला, इमला यानी मुँह ज़बानी, श्रुतलेख, श्रुतलेख कहते हैं, याद रखिएगा मुँह ज़बानी को, उसमें सुनकर लिखना होता है, डिक्टेशन जिसे बोलेंगे हम। आइए उसके बाद है मादरी ज़बान, मातृभाषा। जी हाँ, यानी वो ज़बान जो बच्चा अपने घर और वालिदैन से सबसे पहले सीखता है, ख़ानदान में सीखता है, उसे कहेंगे मादरी ज़बान। और मादरी ज़बान में ही इक्तिसाब, इस अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है नाज़रीन, याद रखिएगा, क्योंकि वो उस माहौल में ही सीखता है, इक्तिसाब होता है उसका वहाँ। आइए उसके बाद का एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, तदरीसी व आमूजिशी मवाद। जी हाँ, ये भी देखिए, ये भी रिलेटेड है, TLM के बारे में बात है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, तदरीसी व आमूजिशी मवाद, जो हुकूमत की तरफ से स्कूलों में भी पहुंचाया जा रहा है, यानी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, तालीमी वसाइल जिसे कहेंगे हम। उसके बाद है मियारी ज़बान, मानक भाषा। मियारी ज़बान से मुराद वो ज़बान जो किताबों, दफातर और तालीम में इस्तेमाल होती है, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज। उसके बाद है तजज़िया, विश्लेषण। जी हाँ, आप जानते होंगे इसे, तजज़िया करना यानी किसी चीज़ को हिस्सों में तोड़कर समझना, एनालिसिस इंग्लिश में जिसे कहेंगे एनालिसिस। और उसके बाद आइए नाजरीन महारत, महारत यानी कौशल्य, महारत यानी कौशल्य। आइए नाजरीन उसके समझते हैं, कौशल्य से मुराद होगा किसी काम को अच्छे तरीके से करने की सलाहियत। उसके बाद है तरकीब, तरकीब कहेंगे संश्लेषण। जी हाँ, तरकीब में वो मुराद है कि मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर एक नई शक्ल देना। उसके बाद है तकलीद, तकलीद वजाहत, किसी की, देखिए उसकी वजाहत मैं बताता चलूँ आपको। तकलीद करना यानी मैं बोलूँगा इमिटेशन जिसे कहेंगे, इमिटेशन से मुराद है किसी के नकल करके सीखना, तकलीद से मुराद है। आइए उसके बाद है इब्तदाई सतह, तकलीद इसे हिंदी में कहेंगे अनुकरण, याद रखिएगा नाजरीन, अनुकरण कहेंगे। इब्तदाई सतह, इब्तदाई सतह यानी प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आते हैं नाजरीन। इब्तदाई सतह पर यानी पहली जमात से 5वीं सतह को बोलेंगे, 5वीं जमात की तक की सतह को बोलेंगे प्राथमिक स्तर, याद रखिएगा।
पहली से 5वीं तक को। उसके बाद है कवायद, कवायद यानी व्याकरण। जी हाँ, आप लोग जानते हैं, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़बान के सही बोलने और लिखने के उसूल, उसको बोलेंगे ग्रामर। उसके बाद है रिवायती तरीक़ा, सकाफ़ती। देखिए रिवायती बोलो या सकाफ़ती बोलो एक ही बात है, सांस्कृतिक जिसे कहेंगे। रिवायती और सकाफ़ती के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है नाज़रीन, यानी किसी माशरे का रहन सहन और उसके रस्म रिवाज से मुराद हम कह सकते हैं कि ये रिवायती तरीक़ा है। माशरा जिसे कहेंगे, समाज, माशरा यानी समाज, यानी लोगों का ग्रोह जो मिलजुल कर रहता है, कह सकते हैं उसे समाज। उसके बाद है रस्मुल ख़त, लिपि, यानी ज़बान को लिखने का तरीक़ा, स्क्रिप्ट जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम। उसके बाद है मुँह ज़बानी, मौखिक। मुँह ज़बानी यानी मौखिक, जो चीज़ ज़बानी हो या ज़बानी हो बल्कि तहरीरी ना हो, ओरल हो, सिर्फ ओरल हो। तो आइए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज के अल्फाज मैंने समझ में आए होंगे। अभी और कुछ है, इंशाल्लाह अगले लेसन में उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम साबिक़ा पर्ची की तरफ बढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें कि सवालात किस नोयत के आते हैं, किस तरह के अल्फाज आते हैं। सवालात समझने में अगर आसानी होगी तो आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकेंगे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आज का लेसन अपने इख्तिताम को पहुँचा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।